सास के बिना ससुराल माना कि निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ससुर और पति ने जो मेरे साथ किया है ना, उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। राज्य सेवा आयोग ने मुझे तहसीलदार के पद के लिए चुन लिया था। नियुक्ति से पहले सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, तो मेरे भी मेडिकल की डेट आ गई थी। अच्छा ही है, सरकार के पैसे पर एक बार पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है। हींग लगे ना फिटकरी और चोखा ही चोखा रंग। मैं और ससुर जी दोनों बच्चों सहित मेडिकल के लिए सरकार द्वारा चिन्हित अस्पताल में पहुंच गए। ये शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल था। सरकारी अस्पतालों में चाहे सुविधा अच्छी ना हो, लेकिन डॉक्टर सब एक से बढ़कर एक वेल क्वालिफाइड होते हैं। वैसे भी मलाई सरकारी नौकरियों तक पहुंचती है, बाकी छाछ इधर उधर। मेरी बड़ी बेटी 3 वर्ष की थी और छोटा बेटा मुश्किल से 1 साल का। हमारे मेडिकल बोर्ड में कोई 10 लड़कियां और थीं। हम सभी को अलग अलग प्रकार मेडिकल टेस्ट के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। सभी अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। ससुर जी दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहे थे। मैं भी बीच बीच में जाकर बच्चों को देख लेती थी। हम सब लड़कियां आपस में बात कर रही थीं। एक दूसरे का नाम और कहाँ से आई हैं, कौन सी सर्विस आवंटित हुई है आदि सवाल पूछे जा रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, स्नेहा जी, बच्चे नाना से बहुत घुले मिले हुए हैं। आपके पापा बच्चों को कितने अच्छे से रख रहे हैं। आपने तैयारी मायके में ही रहकर की होगी ना। मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक दूसरी लड़की थपाक से बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? ससुराल में रहकर पढ़ाई होती है क्या भला? मैं अक्सर ही ये सवाल सुनती रहती हूँ। यह प्रश्न किसी न किसी रूप में मेरे सामने आता ही रहता था। इस प्रश्न को सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो उठता था। हो भी क्यों नहीं। शादी हुई थी तब महज 18 साल की थी मैं। 12वीं पास करते ही मेरी शादी कर दी गई थी। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के मेरे सपने को एक झटके में तोड़ दिया गया था। हमेशा से ही एक मेधावी छात्र रही थी मैं। मेरे अध्यापकों को, उनको ही नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा को भी मुझसे बड़ी उम्मीदें थी। शादी से पहले एक बार मम्मी ने थोड़ी चिंता जताई थी कि बेटा, बिना सास के ससुराल में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद की सास ना हो तो 50 सासें बन जाती हैं। तू कहे तो मैं मामा जी को मना कर देती हूँ। अब ओखल में सिर दे ही दिया है तो मूसलों से क्या डरना। ये सोचकर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। अब तो शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं। मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे भुगतना ही होगा। जब तक मीनाक्षी दीदी थी मैं निश्चिंत थी। दीदी जो कहती थी वो काम कर देती थी। दीदी मुझे धीरे धीरे घर गृहस्थी की बातें सिखा रही थी। दीदी के जाते ही मैं थोड़ा चिंतित हो आ गई थी, लेकिन मेरी सारी चिंताएं निर्मूल साबित हुई। पापा जी और तपेश दोनों ही अपने सारे काम खुद कर लेते थे। मुझे तो बस रसोई में सब्जी बनानी होती थी और आटा गूंदना होता था। रोटी कभी मैं सेकती तो कभी पापा जी। पापा जी अपना और तपेश का टिफिन भी पैक कर देते थे। मेरे आने के बाद भी पापा जी ने घरेलू सहायिका को नहीं हटाया था। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए घरेलू सहायिका आती ही थी। मैं डस्टिंग आदि कर लेती थी। जिंदगी मज़े से चल रही थी। मुझे अपना सास बिना ससुराल बड़ा रास आने लगा था। एक दिन छुट्टी वाले दिन पापा जी अपने ऑफिस का कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे। बहुत देर हो गई थी, लेकिन उनका हिसाब नहीं मिल रहा था। 3 बार उन्होंने अपनी चाय गर्म करवा ली थी,
मैं और तपेश नाश्ते के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी लाओ मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। पापा जी ने तुमसे नहीं हो पाएगा ठाकुर वाले अंदाज में मुझे पकड़ा दिया। 10 मिनट में मैंने पापा जी की समस्या सुलझा दी। अब मैं साइंस मैथ्स की विद्यार्थी रही थी। वाह स्नेहा, तुम तो बहुत होशियार हो, फिर पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? पापा जी ने कहा। वो पापा जी शादी हो गई इसलिए छोड़नी पड़ी। मैंने दबी जुबान में कहा। फिर पढ़ना चाहोगी? पापा जी ने पूछा। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था। अगले सत्र में पापा जी ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। उधर तपेश ने भी एमबीए में प्रवेश ले लिया था। पापा जी और तपेश ने मुझे पूरा सहयोग दिया। अक्सर पापा जी मुझे एग्ज़ाम दिलाने जाते थे, तब अधिकांश लोग यही कहते थे कि आपके पापा आपके साथ आए हैं। एमबीए के बाद तपेश की नौकरी लगी, लेकिन शर्त थी कि तपेश को साल में 4 महीने दुबई में रहना होगा। ऑफर बहुत अच्छा था। मैंने तपेश को यह मौका न छोड़ने के लिए मना किया था। लंबी की गिरी मम्मी की निरी आंखों ने मुझे पैसे का महत्व भी अच्छे से समझा दिया था। पापा जी और तपेश के सहयोग से मेरा स्नातक पूरा हो गया था। इस बीच मैं एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मेरी डिलीवरी में ससुराल में ही हुई थी। पापा जी और मीनाक्षी दीदी ने सब संभाल लिया था। मुझे गर्भावस्था के दौरान भी पापा जी ने जरा सा कष्ट होने नहीं दिया था। पापा जी और तपेश ने मेरा पूरा ख्याल रखा था। पापा जी ने तो डाइटिशियन से डाइट चार्ट तक बनवा लिया था और उसी के अनुसार मुझे खाना पीना देते थे। उधर मेरे भाई का भी स्नातक हो गया था। भाई की क्लर्क की नौकरी थी और भाई और मम्मी मामा जी का घर छोड़कर भाई की नौकरी वाले शहर आकर रहने लगी। स्थितियाँ सुधरती जा रही थी। बेटी होने के बाद मैं बीएड करना चाह रही थी, लेकिन पापा जी ने कहा, बेटा तू इतनी होशियार है, तू अधिकारी बन जा, राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी कर। पापा जी, घर और बेटी को कौन देखेगा? मैंने कहा, तुझे अपने पापा जी पर भरोसा नहीं है क्या? वैसे भी इस साल रिटायर्ड होने वाला हूँ। पापा जी ने कहा। मैंने पापा जी की बात मान ली और तैयारी शुरू कर दी। राज्य सेवा आयोग की एक वैकेंसी पूरा होने में 2 से 3 साल तक ले लेती है। परीक्षा की 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस, लिखित और मेंस इंटरव्यू। मेरे हर चरण को पार करने पर पापा जी खुशी से नाचने लगते थे। मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा था। इसी बीच मैं दूसरी बार गर्भवती हुई। पापा जी इस खबर से थोड़ा परेशान हुए और नाराज भी। परीक्षा की तैयारी और गर्भावस्था में सब कुछ कैसे करूँगी? लेकिन पापा जी ने मुझे परीक्षा की तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतने दी। मेरे दोनों बच्चों और घर को अच्छे से संभाल लिया। आज मेरे साथ मेडिकल के लिए आए थे। नहीं, ये मेरे ससुर जी हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने अधिकांश लड़कियों की आंखों में पापा जी के लिए प्रशंसा और मेरे लिए ईर्ष्या देखी थी, क्योंकि आज के ज़माने में ससुराल में इतना सुख किसी लड़की को नहीं मिलता कि उसके ससुराल वाले उसका ध्यान रखें घर की बेटी की तरह। तो दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है
हमारी कही। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।